सोनापुर गांव देखने में जितना शांत था, उतना ही रहस्यमय भी। दिन में यह गांव सूरज की रोशनी में नहाया रहता, लेकिन रात होते ही यहां की हवा बदल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि अपने साथ कोई पुराना डर लेकर उतरता हो। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चे भी जल्दी घर लौट आते थे। कोई पूछता तो बस इतना कहा जाता, रात ठीक नहीं होती यहां। इसी सोनापुर में रहता था बबलू। बबलू बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे डरावनी बातों से दूर भागते थे, वहीं बबलू को हर डर के पीछे छिपा सच जानना होता था। उसके लिए रहस्य कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल था जिसका जवाब कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, चीकू और मीरा। चीकू डरता बहुत था, लेकिन डरावनी कहानियां सुनने का शौक भी उसी को सबसे ज्यादा था। मीरा शांत, समझदार और हमेशा सोच समझकर बोलने वाली लड़की थी। गांव के बाहर, ठीक वहां जहां कच्ची सड़क खत्म होती थी, एक पुराना मकान खड़ा था। लोग उसे घंटी वाला मकान कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसका असली नाम क्या है, और शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। उस मकान की दीवारों पर काई जमी थी, छत आधी ढह चुकी थी और खिड़कियों से हमेशा एक अजीब सी ठंडी हवा निकलती रहती थी। दिन में वह मकान बस वीरान लगता था, लेकिन रात में वह जैसे जाग जाता था। गांव में यह बात मशहूर थी कि हर रात ठीक 12 बजे उस मकान से एक घंटी बजती है। वह घंटी कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी, गहरी, भारी और दिल के अंदर तक उतर जाने वाली। कई लोगों ने कहा था कि घंटी सुनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मकान की खिड़कियों में परछाइयां हिलती देखी थीं, और कुछ ऐसे भी थे जो घंटी सुनने के बाद बीमार पड़ गए थे। एक शाम बबलू, चीकू और मीरा गांव के चबूतरे पर बैठे दादी श्यामली की कहानी सुन रहे थे। दादी श्यामली गांव की सबसे बूढ़ी और सबसे ज्यादा जानने वाली औरत थी। उनकी आवाज में उम्र की थरथराहट थी, लेकिन उनकी बातों में अजीब सा असर। जब दादी बोलती थीं, तो बच्चे हंसना बंद कर देते थे। उस दिन दादी ने अचानक घंटी वाले मकान की बात छेड़ दी। उन्होंने बताया कि वह मकान कभी पंडित माधव नाम के एक घड़ी साज का था। पंडित माधव समय का दीवाना था। वह मानता था कि अगर घड़ी बनाई जा सकती है, तो समय को भी बदला जा सकता है। जब उसका बेटा नील गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तब पंडित माधव ने वह काम किया जो किसी इंसान को नहीं करना चाहिए था। उसने समय को रोकने की कोशिश की। दादी ने कहा कि पंडित माधव ने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जिसकी घंटी समय को एक पल के लिए पीछे कर सकती थी, लेकिन समय ने उसकी इस कोशिश की कीमत वसूली। उसका बेटा नील समय के बीच फंस गया और पंडित माधव खुद उस मकान से कभी बाहर नहीं आया। दादी ने चेतावनी दी कि उस मकान में जाना समय को नाराज करना है। दादी की बात सुनकर चीकू डर गया। मीरा चुप हो गई, लेकिन बबलू के मन में सवाल और गहरे हो गए। अगर यह सब सच था, तो घंटी आज भी क्यों बजती है? अगर पंडित माधव और उसका बेटा फंस गए थे, तो क्या उनका रहस्य आज भी उसी मकान में कैद है? उस रात बबलू सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार घंटी की आवाज गूंजती रही। हालांकि घंटी अभी बजी भी नहीं थी। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह सच जानकर रहेगा। अगली शाम उसने मीरा और चीकू से बात की। मीरा ने पहले मना किया, लेकिन बबलू की जिद और उसकी दलीलें सुनकर वह भी मान गई। उन्होंने तय किया कि वे मकान के अंदर नहीं जाएंगे, बस दूर से देखेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर गांव से निकले। रास्ता सुनसान था और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, बबलू को लगा कि हवा रुक गई है। मकान बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादी ने बताया था, डरावना, शांत और अजीब तरह से जिंदा। वे अंदर घुसे नहीं, बस दरवाजे के पास खड़े रहे। तभी टिक टिक की आवाज आने लगी। यह किसी एक घड़ी की नहीं, बल्कि जैसे पूरे मकान के अंदर सैकड़ों घड़ियां एक साथ चल रही हों। मीरा का दिल
जोर जोर से धड़कने लगा। चीकू के हाथ कांपने लगे। ठीक 12 बजे घंटी बजी। वह आवाज इतनी तेज थी कि बबलू को लगा जैसे उसके सीने के अंदर कुछ टूट गया हो। उसी पल मकान के अंदर एक पुरानी घड़ी दिखाई दी, जिसकी सुइयां उलटी घूमने लगीं। रोशनी झपकी और फर्श पर एक चाबी गिरी। उस चाबी पर लिखा था कक्ष 13। मकान में 13वां कमरा होना असंभव था। फिर भी बच्चों को एक दीवार के पीछे छुपा हुआ दरवाजा दिख गया। डर के बावजूद बबलू ने चाबी घुमाई। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और बच्चों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। उस कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही बबलू ने उसे उठाया, मकान के अंदर की आवाजें तेज हो गईं। डायरी में लिखा था कि पंडित माधव ने समय को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बेटा नील समय के एक ही पल में फंस गया। वह न जिंदा था न मरा, बस अटका हुआ। अचानक कमरे के कोने से किसी बच्चे की धीमी सिसकी सुनाई दी। बबलू ने टॉर्च घुमाई और वहां एक लड़का खड़ा था, नील। उसकी आंखों में डर और थकान थी। उसने बताया कि वह वर्षों से उसी रात में कैद है और हर बार घंटी बजती है, समय फिर से उलट जाता है। नील ने कहा कि अगर घंटी को सही किया जाए और सही समय पर बजाया जाए, 12:01 पर, तो वह आजाद हो सकता है। लेकिन गलती हुई तो बबलू, मीरा और चीकू भी उसी तरह फंस जाएंगे। घंटी का एक हिस्सा 7वें कमरे में छुपा था। उस कमरे में जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर अजीब लिखावट उभर आई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बबलू का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने डर को दबाया और पहेली हल की। उन्हें घंटी का टुकड़ा मिल गया। समय तेजी से गुजर रहा था। घड़ी की सुइयां कभी रुकती, कभी पीछे भागती। 12:01 आने वाला था। मीरा ने सबको शांत किया। बबलू ने घंटी पकड़ ली। जैसे ही सही पल आया, उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई। मकान हिल गया। दीवारों से अजीब चीख जैसी आवाज आई। रोशनी फैली और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब बबलू की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह मकान के बाहर पड़ा था। चीकू और मीरा उसके पास थे। नील उनके साथ खड़ा था, सामान्य, आजाद। गांव लौटकर दादी ने बस मुस्कुराकर कहा कि कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए होते हैं। बबलू ने उस दिन समझ लिया कि समय से खेलना खतरनाक है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। आज भी घंटी वाला मकान खामोश है, लेकिन कहते हैं अगर कोई आधी रात वहां खड़ा होकर ध्यान से सुने तो उसे अपनी ही धड़कनों में समय की टिक टिक सुनाई देती है।